अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उपयोगिता ह्रास नियम की। हमने पिछले वीडियो में बात की थी उपयोगिता और उसके प्रकारों की। आज बात करते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम सीमांत उपयोगिता में लगता है, इस कारण इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। देख क्या होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सीमांत उपयोगिता है वो जैसे जैसे उपभोक्ता अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है या एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, वैसे वैसे उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है। तो उसकी जो उपयोगिता कम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिशिएट होती जाती है, कम होती जाती है, उसी नियम के बारे में बात कर रहे हैं। इस सारणी को हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी यही सारणी एप्लीकेबल होगी, इसलिए पहले इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए, इस टेबल को आप अच्छे से समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि उपयोगिता ह्रास क्या होता है और कैसे लागू होता है। तो सब देखिए आप, जब उपभोक्ता किसी एक इकाई का उपभोग करता है, मान लिया यहाँ पे जो उपभोक्ता जिस इकाई का उपभोग कर रहा है वो है केले। अब केले का वो उपभोग कर रहा है और इकाई उसके पास 6 इकाई केले का उपभोग कर रहा है। तो उसकी जैसे जैसे वो केले का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता है वो उपयोगिता कम कैसे होती है। तो देखिए, जैसे उसने पहले केले का उपभोग किया, आपको ये पिछले वीडियो में ये क्लियर कर लिया था कि उपयोगिता जो है उसका कोई मापन नहीं है, एक काल्पनिक मापन है जो मार्शल द्वारा दिया गया है। तो उस के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले उसने जैसे ही पहली इकाई का उपभोग किया तो उसको उस केले से 20 पॉइंट की उपयोगिता मिली। मतलब ये एक काल्पनिक पॉइंट है और इस काल्पनिक पॉइंट में हम मान लेते हैं कि उसने मतलब भूख लगी हुई थी, उसने जैसे ही केला खाया तो उसको 20 पॉइंट की उपयोगिता मिली। तो अब पहले से पहले उसके पास क्या था, 0। अब 0 से, क्योंकि सीमांत उपयोगिता का जो सूत्र है वो भी पिछले में हमने देखा था, वो क्या था, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन मतलब जो यूनिट है और माइनस TUN-1। यानी अब मान लो ये पहला केला है, इसकी सीमांत उपयोगिता कहाँ से आई, तो पहले से पहले मतलब पहला है तो TUN क्या है उसका, TUN मतलब पहली इकाई और -n-1 TUN मतलब पहले में से एक गया तो क्या बचा, 0। तो 0 पे उसकी उपभोग्यता क्या थी, 1 में से 0 गया और 0 पे उसकी उपयोगिता क्या थी, तो 0 पे उसकी उपयोगिता 0 ही थी। अब पहली के बाद टोटल क्या हो गई 20 और 0 पे क्या थी 0, यानी कि उसको 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई पहली इकाई से। वैसे ही हम बात करें कि अब उसने जैसे ही दूसरा जो है मतलब दूसरे का उपभोग किया तो उसकी कुल उपयोगिता क्या हो गई, 35। मतलब जैसे ही उसने उपभोग किया तो उसकी कुल उपयोगिता 15 पॉइंट और बढ़ गई। और ये जो 15 पॉइंट बढ़ रही है ये वही फॉर्मूला वापस हम एप्लीकेबल करें TUN-1 वाला। तो देखिए ये TUN क्या हो गया 2 और n-1 में 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। अब दूसरे पे उसकी कितनी थी, कुल कितनी है 35 और पहले पे कितनी थी 20। 35 में से 20 गए तो क्या आया 15। जो ये 15 है वो 15 कहाँ से आ रहा है, ये सेकंड की सीमांत उपयोगिता है। अब वैसे ही थर्ड को किया तो 45 में से हमने पिछला 35 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया 10 और अगला यूज़ किया तो टोटल हो गई 50 और फिर 50 जो हुई उसमें से हमने 45 को घटाया तो सीमांत क्या रहा 5। फिफ्थ पे जाके उसकी उपयोगिता है वो उपयोगिता क्या हो गई कांस्टेंट। यहाँ देखिए आप फोर्थ और फिफ्थ पे क्या है 50, मतलब ये वहाँ जाके एक पॉइंट के बाद एक सीमा के बाद उपयोगिता है वो उपयोगिता क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है या फिक्स हो जाती है। तो जो स्थिर या फिक्स हो गई है उसी की वजह से चौथे और पाँचवें पे उसकी उपयोगिता है वो उपयोगिता क्या रही है 50 पॉइंट। और चौथे पे तो जब चौथी इकाई का उपभोग किया तो देखिए 50 हुई, जो थर्ड पे क्या थी 45। इस वजह से फोर्थ की सीमांत उपयोगिता क्या है 5।
लेकिन 50 उसकी कांस्टेंट हो गई, 50 की 50 रही। तो यहाँ पे आप TUN-N1 वाला ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। तो देखिए आप फिफ्थ में से फोर्थ यूनिट को घटाएंगे तो 50 माइनस 50 यानी सीमांत उपयोगिता क्या आई 0, जो ये आप ये देखिए 0, ठीक है। और फिफ्थ पे जाके फिफ्थ के बाद अब अगले का उपभोग करता है, वो सिक्स्थ यूनिट का उपभोग किया, तो उसकी कुल उपयोगिता है वो डाउन हो गई। कितनी हो गई है 45। तो यहाँ देखिए 45 हो गई है, तो पिछली तो कितनी थी 50। अब 50 में से माइनस किया आपने 45, तो क्या आ रहा है आपके पास -5। तो ये जो -5 आ रहा है, ये -5 क्या है, अब यहाँ जाके उसकी कुल उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो गई। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे वो उपभोग करता जाता है, मतलब इसमें थोड़ा एक बार ग्राफ टेबल को वापस क्लियर करके वापस करते हैं। हाँ, तो अब देखिए आप सीमांत उपयोगिता 20 थी, फिर क्या हुई 15 हुई, फिर 10 हुई, फिर 5 हुई, फिर 0 हुई, और लास्ट में जाके क्या हो गई माइनस। तो इसको आप देखिए, उसकी सीमांत उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब गिर रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो इसी को बोलते हैं ह्रास। तो देखिए ये सीमांत उपयोगिता का यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और इसको हम अगर बाई ग्राफ प्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से। अब ये ग्राफ में भी देखिए आप, देखिए ये फर्स्ट पे उसको कितना मिल रहा है 20, सेकंड पे कितना मिल रहा है 15, जो पिछला टेबल देखा हमने उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। थर्ड पे क्या मिल रहा है 10, और फिफ्थ पे क्या मिल रहा है 5, और सिक्स्थ यूनिट पे फिफ्थ पे क्या मतलब ये फोर्थ पे क्या मिला 5, और फिफ्थ पे क्या मिला 0, और सिक्स्थ देखिए सिक्स्थ यहाँ आके मैच हो रहा है, और यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है -5 में आ गया, मतलब ये माइनस हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गई माइनस हो गई, ये ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब इकाई इस तरफ नीचे क्या है इकाई है, और इस तरफ जो दूसरा आपका वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस पे क्या है ये सब चीज़ें, ये आपकी उपयोगिता। कौन सी उपयोगिता, सीमांत। तो ये सीमांत उपयोगिता इस तरफ, मतलब ये 20 15 ये जो है वो सीमांत उपयोगिता है। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बना, देखिए ये ग्राफ उसी टेबल से हमने बनाया है। और अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम किस वजह से कह रहे हैं कि ये उसकी उपयोगिता है वो उपयोगिता कम होती रहती है। तो इसी थीम पे आज हमारा वीडियो है। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास संदेश दे दूं कि अब तक आपने हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इकोनॉमिक्स के जो भी थ्योरेटिकल रूल्स है और जो भी प्रैक्टिकल वस्तुएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप इसे याद करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अब चलते हैं वापस हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की तरफ। मतलब ये आपको अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, मानव की इच्छाएं असीमित होती है, जो आपको पता ही है हमारी इच्छा है वो इच्छा क्या है असीमित है। हम सोचते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें स्कूल जाना है तो उस टाइम हम क्या सोचते हैं कि साइकिल ले लें। अब आपके पास साइकिल आ गई, उसके बाद आप कोई मतलब काम करने लग गए, या आपका मतलब कुछ और हो गया, या आपके पेरेंट्स की मतलब जो है वो समर्थ है, तो उस हिसाब से आप क्या सोचते हैं, जब मतलब आप आगे कॉलेज जाते हैं तो आप साइकिल की बजाय किसकी इच्छा करते हैं, स्कूटर की। वैसे आप बड़े हो गए, अब जॉब करने लग गए, तो उस टाइम आपकी किसकी इच्छा करोगे, कार की। जब आपके पास कार आ जाए तो आप सोचते हैं कि अब मेरे पास एरोप्लेन ही आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो इच्छाएं असीमित है, उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरा नहीं कर मतलब किया भी जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी ये मानता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता है वो सीमित है लेकिन इच्छाएं असीमित है। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। आप सोचते हैं कि मैं वर्ल्ड टूर कर दूं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, आज MP बन जाऊं, कल MLA बन जाऊं, ये कर दूं, तो ये सारा संभव नहीं है। इस कारण आपकी इच्छाएं हैं वो असीमित है। तो आपके पास संसाधन है वो सीमित है, उसके कारण आप सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ वैकल्पिक संसाधन जुटा सकते हैं। मतलब जहाँ आपको कार चाहिए वहाँ पे आप कार की बजाय साइकिल, मोटरसाइकिल उससे भी चल सकते हैं, मतलब वो उसका वैकल्पिक संसाधन हो गया। एक विशेष प्रकार की इच्छा को वो समय के साथ संतुष्ट कर सकता है, किंतु सभी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। मतलब जैसे आपको व्हीकल चाहिए तो आपने मतलब साइकिल ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, लेकिन आप एरोप्लेन या कार तो नहीं खरीद पाए। तो आप सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, एक विशिष्ट आवश्यकता है उसको संतुष्ट कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं कि ये जो नियम है वो नियम कहाँ से आया। तो ये नियम सबसे पहले फ्रांस के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था हेनरिक गॉसेन। उन्होंने 1854 में सबसे पहले इस नियम को बनाया और उसी कारण इसे गॉसेन का नियम भी कहा जाता है। इसलिए जेवेन ने इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा है। एक और नियम है जो हम आगे इक्वी मार्जिनल, जो आगे के जो वीडियो होंगे उसमें उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम गॉसेन के प्रथम नियम की बात कर रहे हैं। गॉसेन के प्रथम नियम को सीमांत उपयोगिता हास नियम के नाम से जाना जाता है और अल्फ्रेड मार्शल ने इसका नामकरण सीमित उपयोगिता के हास नियम से किया था। लेकिन इसको कहा किया जाता है सीमांत उपयोगिता हास नियम अल्फ्रेड मार्शल लेके आए, लेकिन गॉसेन की वजह से इसको गॉसेन का फर्स्ट नियम कहा जाता है। अब देखिए कुछ नियम के तथ्य हैं जिनको स्पष्ट करना जरूरी है, तो वो स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता के नियम मात्रात्मक नहीं अपितु गुणात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब उपयोगिता का मापन संभव नहीं है, उसे मापा नहीं जा सकता है। हमने ये बात पहले भी कही, पिछले वीडियो में भी कही, उसके पहले भी बताई कि इसको मापा नहीं जा सकता है। इसे क्या है, एक मतलब मात्रा जैसे लीटर में, मीटर में, इस तरह से नहीं माप सकते हैं हम उसके गुणों के आधार पर कि उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है। तो उसके गुण देखकर उसको एक काल्पनिक बिंदु दे देते हैं, काल्पनिक पॉइंट दे देते हैं, यूटाइल दे देते हैं। इस कारण ये इस नियम को क्या है, ये मात्रात्मक नियम नहीं होके सिर्फ गुणात्मक है, क्योंकि हम गुणों के आधार पर इसकी बात कर रहे हैं। और आप अगर डिटेल में समझना चाहें कि मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर है, तो मात्रात्मक नियम वो है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे मात्रा होती है, और गुणात्मक जो नियम है उसमें हम एक मान एज्यूम करके एक कोई चीज़ है वो डाल देते हैं, मतलब पॉइंट दे दिया, लेकिन उसको फिक्स नहीं नापा जा सकता है। सेकंड, सामान्यतः एक इकाई के बाद उपभोग की जाने वाली प्रत्येक इकाई पर उपयोगिता घटती जाती है। ये इसका नियम है जो हमने पिछली टेबल में देखा था। इस टेबल में देख लीजिए आप, इस टेबल में एक इकाई की यूज़ के बाद उसकी उपयोगिता है, वो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। पहले पे 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, 5 है, तो ऐसे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो कम होती जाएगी। तीसरा, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है परंतु घटती हुई दर पर वृद्धि होती है। देखिए कुल उपयोगिता, इसमें देखिए टेबल में कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। 20 से क्या हुई, 35, 45, 50, ये बढ़ तो रही है लेकिन घटती हुई बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे चेंज था, सेकंड पे वो 20 का था, फिर 10 का आया, फिर 5 का आया, और फिर क्या हो गया, 0 का आ गया। तो बढ़ती तो है लेकिन वो घटती हुई रेट पर बढ़ती है। मतलब ऐसा नहीं पहले में 20 मिला फिर 30, 40, 50 ऐसे नहीं, मतलब मार्जिनल नहीं होगा, मार्जिनल कम होता जाएगा, तो इस वजह से कुल उपयोगिता है घटती हुई दर पर बढ़ेगी। उसके बाद फोर्थ, कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर स्थिर हो जाती है, तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। देखिए ये यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ को ध्यान से देखिए आप, फोर्थ पे कितनी थी 50 और फिफ्थ पे भी कितनी है 50। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी 5 और फिफ्थ पे क्या हो गई 0, तो फिफ्थ पे क्या हुई है 0। तो 0 हुई, कब हुई 0, जब उसकी कुल उपयोगिता है वो कुल उपयोगिता क्या हो गई है, कुल उपयोगिता देखिए आप वापस देखिए, कुल उपयोगिता जो यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, मतलब कुल उपयोगिता क्या हो गई है स्थिर। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने बताई है फोर्थ पॉइंट में। देखिए कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर स्थिर हो जाती है, क्योंकि अधिकतम स्तर कितना था 50, फोर्थ पे भी 50, फिफ्थ पे भी 50, और उस समय सीमांत उपयोगिता फिफ्थ पे कितनी हो गई थी, शून्य। तो अब आपके पास सवाल आता है कि सीमांत उपयोगिता कब शून्य होती है, तो आपके पास सीधा सा उत्तर है, सीमांत उपयोगिता उस समय शून्य हो जाती है जब उपभोक्ता की कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट, कुल उपयोगिता में कमी होने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक या नकारात्मक हो जाती है। अब वापस देखिए उस टेबल पे चलते हैं। अब देखिए कुल उपयोगिता स्थिर हो गई थी और उसके बाद कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटने लग गई है। यहाँ 50 से क्या हो गई है 45, और जब 50 से 45 हो गई है तो आप इसको देखिए ये क्या हो गया है, नकारात्मक हो गया है। तो ये उस टाइम क्या हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि कुल उपयोगिता में कमी होने पर, यानी कुल उपयोगिता जब घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक या नकारात्मक हो जाती है।
अब नेक्स्ट है अपवाद स्वरूप सीमांत उपयोगिता उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि हो सकती है। कभी कभी ऐसा अपवाद हो जाए, जैसे वो अपवाद क्या है, जैसे इस टेबल में है नहीं, लेकिन देखिए कभी कभार होता है, सब जगह लागू नहीं होता है, अपवाद होता है वो, इसमें उपयोगिता ह्रास नियम में अपवाद है। मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको क्या मिला 20 और सेकेंड टाइम आपको 15 मार्जिनल मिला, लेकिन हो सके ये 30 भी मिल सकता है। किस स्थिति में 30 मिलेगा? 30 उस स्थिति में मिलेगा जैसे आपने कोई मूवी देखी, इंग्लिश मूवी देखी, आपको पूरी बात समझ में नहीं आई, आपको डायलॉग समझ में नहीं आई, फिर आपने वापस उनको समझा और उसके बाद आप सेकेंड टाइम देखते हैं, उस टाइम आपको डायलॉग समझ में आए, तो उस टाइम आपको जो सीमांत उपयोगिता उसकी जो प्राप्त होगी वो पहले से अधिक होगी। लेकिन ये अपवादजनक स्थिति है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अब उस मूल बिंदु पे आते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू क्यों होता है, क्या कारण है कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आवश्यकताओं की तृप्ति। अब देखिए आपको आवश्यकता और इच्छा दो चीज़ें हैं, दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि आवश्यकता क्या होती है और इच्छा क्या होती है। तो देखिए आवश्यकता और इच्छा को समझने के लिए आप क्या करता हूँ, मैं एक नई टेबल पे आपको बताता हूँ कि आवश्यकता और इच्छा में क्या परिवर्तन चेंजेज है। आप देखिए, एक तो आपकी एन मीन्स नेसेसिटी या आर मतलब रिक्वायरमेंट, और दूसरी आपकी क्या है डिजायर यानी इच्छा। ठीक है, अब कुछ लोग आवश्यकता और इच्छा दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आज मुझे खाने में कुछ स्पेशल चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो करनी पड़ेगी। अब मुझे जयपुर जाने की इच्छा हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जयपुर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आज मुझे जयपुर जाने की आवश्यकता है, इसका मतलब आपको जाना ही होगा। तो इच्छा जो है वो आवश्यकता से क्या है छोटी, ये क्या है छोटी है, और मतलब हो गया तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, लेकिन आवश्यकताएं जो है वो क्या होती है बड़ी, जिनकी पूर्ति की जाती है। इसी कारण जब आप मतलब कोई विज्ञापन देखते हैं तो उस विज्ञापन में देखते हैं आवश्यकता, मतलब किसी को कारीगर चाहिए, मजदूर चाहिए या कोई टेक्नीशियन चाहिए, तो वो क्या लिखता है आवश्यकता है, ना कि इच्छा है। मुझे दुकान पर एक लड़का रखने की इच्छा है, मतलब वो रखेगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे दुकान में काम करने के लिए एक लड़के की आवश्यकता है, इसका मतलब उसको रखना ही होगा क्योंकि उसको आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता और इच्छा में फ़र्क। तो देखिए आवश्यकताओं की तृप्ति के कारण ह्रासमान नियम लागू होता है। मतलब व्यक्ति की एक आवश्यकता है, वो आवश्यकता क्या हो गई पूरी हो गई, आवश्यकता क्या हो गई उसकी पूरी हो गई, और वो आवश्यकता पूरी हो गई तो उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आवश्यकता पूरी होती जाएगी वैसे वैसे उस चीज़ की सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। मतलब आपको केले वाला जो हमने पिछला जो देखा है टेबल, इस टेबल में देखिए जैसे पहला केला खाया तो उसकी भूख थोड़ी कम हुई, फिर दूसरा खाया तो और कम हुई, ऐसे करते करते चौथा खाया तो उसकी भूख क्या हो गई मिट गई है। तो अब मिट गई है, अब उसके बाद पांचवा खा रहा है तो उसकी कुल उपयोगिता नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उसकी आवश्यकता की क्या हो रही है तृप्ति हो रही है, आवश्यकता संतुष्ट हो रही है, तृप्ति मतलब संतुष्ट हो रही है। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं संतुष्ट होती जाएगी वैसे वैसे उपयोगिता उसकी कम होती जाएगी, और जब उपयोगिता कम हो जाएगी तो उपयोगिता ह्रासमान नियम स्वतः ही लागू हो जाएगा, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक ही लागू हो जाएगा। उसके बाद इच्छा अस्वीकृति की तीव्रता, इच्छा अस्वीकृति की तीव्रता, तीव्रता मतलब तेजी। तो जैसे ही क्या होती है इच्छा अस्वीकृति की तीव्रता, मतलब इच्छाएं क्या है वो बदल जाती है। और कब बदलती है? जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाई और उसको आप बार बार खाते रहे, तो बार बार खाते रहे तो कितने दिन खाओगे? अगर आपके घर में रोज़ टिंडे की सब्जी बनाएं, ठीक है, तो कितने दिन खाओगे? एक दिन तो आप कह ही दोगे ना, अब तो थक गए यार। वैसे ही किसी सब्जी का एक मौसम आ गया और उस टाइम वही सब्जी बन रही है, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद तो आप कहेंगे ना अब तो थक गए, अब तो दूसरी बनाओ। तो वो क्या होती है अस्वीकार करने लगता है, व्यक्ति अस्वीकार कर देता है कि नहीं अब नहीं, बस खूब हुआ। तो उसकी अस्वीकृति होने की वजह से उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है
कम हो जाती है। आप भी एक काम बार बार कंटिन्यू करते हो तो आपका इंटरेस्ट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वो इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा जो इंटरेस्ट उसमें था। वैसे आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, ये करते हैं, उसका पूरा मतलब ढकते हैं, सारी चीज़ उसको ढंग से रखते हैं। अब धीरे 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 मोबाइल पुराना होने लगता है तो उसके बाद आपकी इच्छाएं क्या होती, अब तो इसको फेंक लूँ, नया ले लूँ, क्योंकि उसकी जो आपकी उपयोगिता है वो उपयोगिता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि आपकी इच्छाओं ने उसे अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद प्रतिस्थापन की कमी। प्रतिस्थापन की कमी का मतलब ये है कि उस चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ नहीं अवेलेबल है, इस कारण से भी उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को के लिए उस वस्तु का उपभोग कर सके, उस वस्तु का उपभोग कर सके, मतलब उसका कोई उसके पास वैकल्पिक यूज नहीं है, मतलब वो खुद ही यूज़ कर रहा है। और क्योंकि एक व्यक्ति का ही जो विशिष्ट रुचि है उसी के अनुसार उसकी उपयोगिता मापी जाती है, तो जब उसके पास ऐसा कोई दूसरा प्रतिस्थापन नहीं है कि उस वस्तु को कहीं दूसरी जगह उपभोग कर ले, तो उससे उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकेगी, और जब संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाएगी। उसके बाद मानव व्यवहार की प्रकृति। मानव व्यवहार की प्रकृति, हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम एक चीज़ को देख लें तो वापस, मतलब जैसे आपने एक मूवी देखी तो वापस देखने का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कितनी बार देखोगे, 50-100 बार तो नहीं देख सकते। यही कारण है कि जब हम टीवी देखने बैठते हैं तो रिमोट से चैनल चेंज करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं, क्योंकि हमने देख लिया, उसके बाद हमारी उसके लिए उपयोगिता है वो कम हो गई है। उसके बाद और इसको मतलब आप टीवी देख रहे हैं तो विज्ञापन में आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन बार बार देख के थक जाते हैं, तो इसलिए कभी भी एक चैनल पे स्थिर रह के हम विज्ञापन नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम एक चीज़ को बार बार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उपयोग की विविधता। उपयोग की विविधता मतलब मल्टीपल यूज़ होता है किसी चीज़ का, तो मल्टीपल यूज़ होने की वजह से भी उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। उसके बाद नियम की मान्यताएं और अवधारणा। मान्यताएं, अब मान्यता वो चीज़ है जो आपको मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा तो होगा ही, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसा होगा, उसी कारण नहीं होगा, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले तर्कसंगतता, रैशनलिटी, मतलब आपको ये मानना है कि जो उपयोगिता है वो रैशनल है, किससे, व्यक्ति की आवश्यकता से उसका संबंध है। क्योंकि उपयोगिता, पहले हमने सब उपयोगिता जो परिचय पे जो वीडियो बना था उस वीडियो में हमने बात की थी कि उपयोगिता जो है वो सापेक्ष होती है व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं के। तो आवश्यकताओं के सापेक्ष होने की वजह से सापेक्षता का लेना आवश्यक है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उपयोगिता कम होगी वैसे वैसे सीमांत उसको जो उपयोगिता है वो कम प्राप्त होगी, तो सीमांत उपयोगिता ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, स्वतः ही लागू होगा। अगर उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, मतलब व्यक्ति की आवश्यकता और जो उसका उपभोग है उसके साथ उसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, तो वह उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। जैसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो आपकी आवश्यकता और पैसे इकट्ठे करने में कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति क्यों पैसे इकट्ठे कर रहा है उसकी व्यक्ति को खुद को पता नहीं है, मतलब वो कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा है, वो तो आने वाली पीढ़ी के लिए किया जा रहा है या फिर किसी काम के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पे तर्क संगतता नहीं है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद वस्तु की सभी इकाइयों में समानता का होना। वस्तु की सारी इकाई है उसमें क्या है, समानता है। मतलब जैसे आप केले खा रहे हैं तो सारे केलों की साइज़ क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं कि आपने पहला केला खाया जो काफ़ी बड़ा था, उससे आपकी काफ़ी भूख शांत हो गई तो आपको काफ़ी उपयोगिता मिली, फिर आपने एक छोटा सा केला खाया, ठीक है, तो वो छोटा है, मतलब पहले वाले के वेट में आधा ही है, तो अब आपकी उससे पहले वाले से जो भूख शांत हुई वो थोड़ी कम हुई। उसके बाद आपने तीसरा फिर बड़ा खा लिया, तो उससे आपकी उपयोगिता जो है वो, और मतलब जो पिछले यूनिट से मिली वो उससे ज़्यादा तीसरे से मिल जाती है, तो उस समय ये उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। लागू उस परिस्थिति में होगा जब आप द्वारा जो इकाइयाँ उपभोग की जा रही है वो इकाइयाँ क्या है, बराबर है। वैसे ही मान लीजिए आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, आपने
मतलब एक 200 ml के गिलास से पानी पिया, अब आपकी प्यास काफ़ी शांत हो गई। उसके बाद आपने एक 5 ml के ढक्कन से पानी पी लिया, फिर आप 200 ml के पीते हो, तो आप खुद ही सोचिए कि 5 ml से कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी और 200 ml से कितनी प्राप्त होगी। तो वहाँ पे 5 ml दूसरा यूनिट है और 200 ml की गिलास वापस तीसरा यूनिट है, तो आपको तीसरे से अधिक प्राप्त हो रही है, तो उस समय भी लागू नहीं होगा। लागू कौन सी परिस्थिति में होगा? जब वस्तु की सभी इकाई है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसके बाद उपभोग की पर्याप्त और उपयुक्त मात्रा। उपभोग की मात्रा है वो क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए और उपयुक्त होनी चाहिए। अगर पर्याप्त और उपयुक्त मात्रा नहीं है तो फिर उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। मतलब आप खाना खाने बैठे और आपको थोड़ा सा खाना देके फिर कहे चले जाओ, तो फिर आप की जो उपयोगिता है वो उपयोगिता क्या हो जाएगी? वहाँ पे आप कुछ टाइम बाद मतलब अगली इकाई लेंगे तो आपकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मात्रा पर्याप्त नहीं है। उसके बाद उपभोग की निरंतरता। उपभोग जो है वो निरंतर कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, जैसे आपने आधा खाना अब खाया, आधा खाना आधे घंटे बाद, तो हो सकता है उसकी वैल्यू आपके लिए ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है, जैसे वो खाते खाते बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसे आप दाल खा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है और आपको मतलब अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी संतुष्टि मिल रही है, काफ़ी उपयोगिता मिल रही है, लेकिन उसमें जैसे ही कंकर आ गया, तो कंकर आने के बाद आपका मानसिक संतुलन है वो उस दाल के प्रति क्या हो गया? पूरा बिखर गया, मतलब पूरा भंग हो गया मानसिक संतुलन। ऐसे में आप कहेंगे कि क्या दाल बना दी यार, कंकर ही कंकर है, तो वहाँ पे आपकी उपयोगिता मिलेगी नहीं। उसके बाद आप खाओगे तो उल्टी आप क्या करोगे? देख देख के खाओगे और आपकी संतुष्टि की जगह क्या हो जाएगी? आपकी और विपदा पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी सीमांत उपयोगिता हासमान का नियम है वो नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद उपभोक्ता की आय, आदत और स्वाद की प्राथमिकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी आदतें हैं, आय है, वो बराबर बनी रहनी चाहिए। अगर उसमें कोई परिवर्तन हो गया है तो ऐसे में उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। मतलब जो चीज़ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो उसमें आदत वैसी रहनी चाहिए। जैसे ही आदत चेंज हो गई, जैसे एक नशेड़ी आदमी है, नशेड़ी को शराब से उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है, हालांकि शराब सेहत के लिए उत्तम नहीं है, फिर भी नशेड़ी को शराब चाहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसकी नशे की लत छूट गई, तो ऐसे में उसके लिए शराब का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उससे उसको कोई उपयोगिता प्राप्ति नहीं होगी। तो इसका आदत और स्वाद की प्राथमिकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया तो उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद वस्तु और उससे संबंधित सामान की कीमत समान बने रहना चाहिए। उसकी कीमत है वो बराबर होनी चाहिए। अगर मतलब जैसे आप चाय और कॉफ़ी दो प्रतिस्थापन वस्तु है, मतलब एक आप चाय की रेट है वो एकदम से बढ़ा दी, तो आप चाय की जगह कॉफ़ी पियेंगे तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं और आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो ऐसे में उसकी कीमतों में कोई घटाव बढ़ाव नहीं होना चाहिए। अगर घटाव बढ़ाव हो गया तो ऐसे में उपयोगिता हासमान नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद आवश्यकता एकल होना, एकाधिक नहीं होना। एकल होना मतलब आदमी की एक ही आवश्यकता होनी चाहिए, एक से अधिक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक आवश्यकता होगी तभी ही नियम लागू होगा, जैसे मैं भी खाना खा लूँ और परिवार को भी खिला दूँ, ठीक है। तो ऐसे में उपयोगिता लागू नहीं हो सकती क्योंकि उपयोगिता एक आवश्यकता पर ही लागू होती है। उसके बाद धन की सीमांत उपयोगिता समान बनी रहती है। मतलब बनी रहना या बनी रहती है, पैसे का जो मार्केट में मोल है वो बराबर है। जैसे आपने कोई एक प्लॉट खरीदा, वो आज 3 लाख का है, 3 लाख का है, मतलब प्लॉट जो है वो 3 लाख का है, तो 3 लाख की वैल्यू क्या हुई? एक प्लॉट। कल वो प्लॉट 5 का हो गया तो अब 5 देना आप दे देंगे, लेकिन वहाँ पे उपयोगिता वाला नियम लागू नहीं हो रहा है क्योंकि प्लॉट जो है उसकी वैल्यू 3 थी जो बढ़ गई है, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बराबर रहेगी तो उपयोगिता मापन होगा, अगर बराबर नहीं है तो उपयोगिता मापन संभव नहीं है। अब उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसके कुछ अपवाद है। वो अपवाद है उपभोक्ता द्वारा छोटी इकाइयों का उपभोग करना। मतलब उपभोक्ता क्या करता है? ऐसी इकाई में उपभोग करने लगता है जो क्या है? बहुत छोटी छोटी है। अगर छोटी छोटी है
तो छोटी छोटी होने की वजह से उसको बराबर उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। जैसे आप बोतल से पानी पीते पीते ढक्कन से पीने लग गए तो आपको उपयोगिता नहीं मिलेगी। सेकंड, नशे की लत के मामले में जैसे नशेड़ी होते हैं, एक पैक मतलब जैसे शराब जो लोग पीते हैं, जैसे एक पैक लिया तो उसमें उसको जो भी उपयोगिता मिली, लेकिन दूसरे के मामले में आपको ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि नशेड़ियों का एक सिस्टम है, जितना नशा अधिक करेंगे उतनी ही मांग उनकी बढ़ती जाएगी। पहले जब उसने नहीं पिया है तो कह देगा आज इच्छा नहीं है, लेकिन जब पीने बैठ जाता है तो फिर पीता ही जाएगा, क्यों, तो उसमें उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। उसके बाद दुर्लभ वस्तुओं, स्मारकों एवं प्राचीन वस्तुओं के मामले में भी उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। दुर्लभ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो पुरानी है, एंटिक पीस है, उन एंटिक पीस के मामले में नहीं होता है। हम नॉर्मली देखते हैं जो सेलिब्रिटी की कुछ चीज़ें होती है जिनकी मार्केट में कभी बोली लगती है तो लोग बहुत ऊंची ऊंची बोलियां लगा देते हैं, क्योंकि वो वस्तुएं क्या है, उनके लिए दुर्लभ वस्तु है। हालांकि वो इतिहास की दृष्टि से तो दुर्बल नहीं है, लेकिन लोगों की नज़र में वो दुर्लभ हो गई है क्योंकि वो एक ही है। तो वो दुर्लभ वस्तुओं में ऐसा हो सकता है। उसके बाद शास्त्रीय संगीत, गज़ल और कविताएं। आप संगीत सुनते हैं तो एक गाना सुना, उसके बाद दूसरा गाना सुनने की और रुचि हो सकती है, तीसरे की हो सकती है, चौथे की हो सकती है। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल जब हो जाएगा तो सीमांत उपयोगिता लागू नहीं होती है। और इनमें ऐसा ही होता है कि आप संगीत सुनने बैठ जाएं तो आप मतलब जब पढ़ाई करने बैठे, आप टीवी पे क्रिकेट मैच देखने बैठे, जैसे मतलब वो ही उसके जैसे ही है, तो आप क्या करते हैं कि मतलब आधा घंटा देख के फिर नहीं देखूंगा, आधा घंटा देखूंगा, लेकिन आप देखने बैठ गए हैं तो कब सुबह 9 से शाम 5 हो गई पता ही नहीं चला। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक बार देखना शुरू कर दिया तो उसके बाद आप उसको कंटिन्यूसली देखते ही जा रहे हैं। उसके बाद पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जो किसी दूसरी वस्तु के साथ उपयोग की जाती है, उनमें भी सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। जैसे बाइक के साथ पेट्रोल, तो अब बाइक की बाजार में मांग बढ़ गई तो पेट्रोल की भी मांग ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी, वहाँ पे दूसरा नियम मतलब उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद कंजूसी। कंजूसी के मामले में भी उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू नहीं होता है। जब आप कंजूसी कर रहे हैं तो कुछ लोग इतने भी कंजूस होते हैं कि कंजूसी के चक्कर में भूखे तक रह जाते हैं, और अगर उनसे कोई 2 रुपये निकलवा भी दे तो उससे 2 रुपये, मतलब आपका एक दोस्त है मान लो ऐसे, वो बहुत कंजूस है, उससे आपने मतलब कह दिया कि ये मुझे खिला दे कोई चीज़, उसने 2 रुपये की चीज़ खिला दी आपको, और उसने भी 2 रुपये की खाई, लेकिन उसको 2 रुपये में वो संतुष्टि प्राप्ति नहीं होगी, उल्टी उसकी तो संतुष्टि जा रही है कि कैसा नीच आदमी है मेरे, मतलब कैसा व्यक्ति है, मेरे से पैसे ले लिए। उसके बाद उपभोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होना। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का रूल लागू हो जाता है, जिसके बारे में हमने बात नहीं की है। जब बात करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत शौक। आदमी अपने शौक के हिसाब से भी किसी चीज़ का कितने भी पैसे देने के लिए तत्पर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उपयोगिता या सीमांत ह्रासमान उपयोगिता लागू नहीं होती है। उसके बाद नियम के सैद्धांतिक महत्व। उपयोगिता ह्रासमान नियम के सैद्धांतिक महत्व है मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता अधिशेष और मूल्य निर्धारण के सिद्धांत। इनके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बात नहीं की है, ये बड़े टॉपिक है, इन पे अलग से चर्चा होगी। तो जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा वो मांग के नियम पे ही वीडियो बनने वाला है, तो आप विशेष करके इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये आगे की चीज़ें भी आप सबसे पहले देख सकें। उसके बाद लास्ट बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम की आलोचना। उसमें ये इकोनॉमी का रूल है कि इकोनॉमी की जो परिभाषा है वो भी खुद ही आलोचनात्मक है। अगर 5 इकोनॉमिस्ट बैठ के इकोनॉमी की परिभाषा की बात करें तो 6 परिभाषाएं सामने आ जाती है, एक चीज़ पे कभी भी वो राजी नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से हर एक नियम में कुछ ना कुछ आलोचना है, तो ऐसी कुछ आलोचना यहाँ पे भी है, उनकी बात करते हैं। उपयोगिता मापनीय नहीं है। पहले ही आपको बताया कि उपयोगिता मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है, क्योंकि इसके मापन का कोई तरीका नहीं है। जो हमने टेबल के जरिए बताया था, एक वो
सारणी लेके, वो क्या था, सब काल्पनिक आधार पर मापन किया गया है, जो मार्शल और गॉसेन द्वारा बताया गया उसी बेसिस पे हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पानी को हम लीटर में, कपड़े को मीटर में माप ले, वैसे उपयोगिता को माप ले, ऐसा मापना इसमें संभव नहीं है। तो ऐसा मापना संभव नहीं है तो लोग मानते हैं कि उपयोगिता हासमान नियम है वो सही नहीं है, क्योंकि इसका माप ही नहीं है तो हासमान कहाँ से आ गया। फिर धन की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती। पैसे की सीमांत उपयोगिता है वो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, वो बराबर नहीं रहती है। तो जब पैसे की बराबर नहीं है तो उपयोगिता बराबर कैसे होगी, क्योंकि उपयोगिता की जो परिभाषा है वो यही बताती है कि आदमी जितना त्याग करने के लिए तत्पर होता है उसके त्याग के समान ही उसको उपयोगिता मिलती है। तो जब त्याग का मूल्य ही बराबर नहीं है तो उपयोगिता का मूल्य बराबर कहाँ से होगा। उसके बाद विषयकता अथवा विषय वस्तु पर आधारित है। उपयोगिता समय, देश, स्वाद और फैशन, पर्यावरण, इनके आधार पर लागू होती है, ना कि मतलब उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकताओं के सापेक्ष है। जब आवश्यकता के सापेक्ष है तो ऐसे में सब जगह लागू नहीं हो सकती, विशिष्ट आवश्यकता पर ही लागू हो सकती है। व्यापक या व्यष्टि अर्थशास्त्र को नज़रअंदाज करना। व्यापक या व्यष्टि मतलब माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमी है वो इसमें ध्यान में नहीं रखी जाती है। मैक्रो इकोनॉमी की पूरे मतलब देश पे लागू हो गई, लेकिन उपयोगिता की जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहाँ लागू हो रही है, एक विशिष्ट उपभोक्ता पर। तो एक विशिष्ट उपभोक्ता पर लागू होती है, तो इस कारण ये मैक्रो इकोनॉमी में इंक्लूड ही नहीं होती है। उसके बाद कई और प्रभाव है, उन प्रभावों को भी नकारा गया है। वो सारे प्रभाव जो है वो हमारे इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्लॉग का लिंक दे रखा है, जिस लिंक में वो सारे तथ्य मिल जाएंगे। साथ ही जो इसके वीडियो के जितने भी मतलब इसने जितने भी टॉपिक थे उन सारे टॉपिक के नोट्स भी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को ओपन कर ब्लॉग स्पॉट से हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। कल बात करेंगे हम उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है तो इस कारण कल हम बात करेंगे मांग और मांग के नियमों की। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।